गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द जॉब वर्क लर्निंग लेक्चर. टिल नाउ सप्लाई covered, return covered, advanced ruling authority covered. Now we are covering job work. See, as much as possible, exams are near. जितना ज़्यादा अपलोड कर पाऊंगी I will. So just what you have to do. आज हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे जीएसटी के लर्न. आज 4 चैप्टर लर्न हो गए ना, तो उसे रिवाइज करना मत भूलना. क्यूमुलेटिव रिवीजन के बिना ये सारी मेहनत ख़त्म है. ठीक है, मैं यहाँ लर्न करवा दूंगी, बट डेली बेसिस पे तुम्हें सब रिवाइज करना है. डेली बेसिस में हमें एक एक पढ़ना नहीं है आँख बंद करके. सप्लाई में ये पढ़ा था हमने, उसमें ये क्लैरिफिकेशन था. बस पेज खोलते जाओ चार्ट्स के. जैसे आप पेज खोलोगे, अच्छा 7(1)A लिखा है सप्लाई का, इसमें ये चीज़ें देखी थी. 7(1)B है, उसमें इम्पोर्ट से रिलेटेड था. 7(1)C ये था. शेड्यूल 2 था, तो शेड्यूल 2 में कितने पैरा थे? 7 पैरा थे. फर्स्ट पैरा कौन सा था? गुड्स के टाइटल वगैरह देने से रिलेटेड था. तो इस तरह से आपको देखना है. सेकंड क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड था. तो यहाँ पे इस तरह से आपको चीज़ें देखते हुए चलना होगा. शेड्यूल फर्स्ट में कितना पैरा था? 4 पैरा थे. शेड्यूल 3 में कितनी चीज़ें थी? तो शेड्यूल 3 में कौन कौन से हमने एक स्टोरी बना के चले थे, वो स्टोरी याद करो. दिस इज़ द वे. एकदम दिमाग पे बैठ जाएगा जीएसटी. बट करना पड़ेगा, आँख बंद करके रिवीजन करना, रीडिंग मत करना. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इसका याद नहीं होता, क्योंकि आप रीडिंग करते हो. आज याद किया, कल फिर से रीड कर रहे हो उस चीज़ को. दिमाग पे जोर डालो. तो आँख बंद करके याद करो कि कल क्या याद करने की कोशिश की थी, तो आ जाएगा. इसका का चैप्टर 5 मैं परसों से अपलोड कर लूँगी वापस से. 2 दिन मुझे और लगेंगे इसका को कंटिन्यू करने में. इसका का चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3 अपलोड हो जाएगा. उसके बाद इसका के मैं सारे चार्ट्स नहीं अपलोड कर पाऊँगी. लगा कर पाऊँगी तो कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं अभी बता रही हूँ चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3 जीएसटी ओवरऑल होगा. ठीक है, और हम डीटी पे भी आएंगे. चलो, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं जॉब वर्क पे. ये रहे हमारे माइंड मैप रिलेटेड टू जॉब वर्क. अगर अब हम बात करते हैं जॉब वर्क की बात करें तो जॉब वर्क है क्या? अगर मैं बात करूँ जॉब वर्क की, तो जॉब वर्क होता क्या है? तो जॉब वर्क इज़ लाइक, सबसे पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 CGST का. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 CGST एक्ट में दिया है कि जॉब वर्क क्या है. जॉब वर्क किसी तरह की ट्रीटमेंट या फिर क्या है? प्रोसेस. जॉब वर्क ट्रीटमेंट है या फिर प्रोसेस है दैट इज अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स दैट बिलोंग्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. समझ पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन कैसे ड्राफ्टिंग है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 CGST एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट कहता है कि ट्रीटमेंट या प्रोसेस आप किस पे कर रहे हैं? ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हैं आप किस चीज़ पे? इट इज़ अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स. इट इज़ अंडरटेकन बाय द पर्सन ऑन गुड्स दैट बिलोंग्स टू रजिस्टर्ड पर्सन. अंडरटेकन बाय द पर्सन ऑन गुड्स दैट बिलोंग्स टू रजिस्टर्ड पर्सन. इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड आउटसोर्स्ड एक्टिविटी. इसमें आपने कोई एक्टिविटी आउटसोर्स की है वो भी इंक्लूड हो जाएगी. मे और मे नॉट कल्मिनेट टू मैन्युफैक्चर. ज़रूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग हो उस चीज़ की. उस पर कोई काम करवाना है अपने उस चीज़ के लिए, उसको आउटसोर्स कर दिया. ज़रूरी नहीं चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड ही हो. तो यहाँ पे वो भी इंक्लूड होगा. आउटसोर्स सर्विस भी किस में इंक्लूड होती है? जॉब वर्क में आउटसोर्स सर्विस भी इंक्लूड हो जाती है. ज़रूरी नहीं है उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो. उस पर पैकिंग करवा ली, उसकी पैकिंग करवाना भी जॉब वर्क हो जाता है. कोई गुड्स है, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स को आप पैक करवा रहे हो और पैकिंग के लिए बाहर ही जाता है हमारा सामान, हमारे गुड्स, तो वो जॉब वर्क ही है. तो जॉब वर्क कहाँ दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में. आँख बंद कर लो, आप सिर्फ सुनते जाओ कि अभी जितना पढ़ा उसको दिमाग में लेना है, देखना नहीं. अभी के लिए स्क्रीन सिर्फ 2 मिनट के लिए, जब तक मैं जितना पढ़ा है वही बोलूँ. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 को माइंड में लेके आओ, जो भी आप माइंड मैप से देख रहे थे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 इसे बोलते हैं, ये जॉब वर्क के लिए जो बोलता है कि ट्रीटमेंट या प्रोसेस आप कर रहे हैं. ट्रीटमेंट या प्रोसेस आप कर रहे हैं किस पे? गुड्स पे. क्या गुड्स हमारे हैं? नहीं. गुड्स बिलोंग टू अदर पर्सन. क्या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स हैं? नहीं, वो रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स हैं. क्या 2 सबसेक्शन 68 में आउटसोर्स एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है? बिल्कुल इंक्लूड होती है. क्या ज़रूरी है कि
ये मैन्युफैक्चरिंग ही हो, नहीं, इट मे बी मैन्युफैक्चर, इट मे नॉट बी मैन्युफैक्चर रिलेटेड सर्विस, दूसरी सर्विस भी हो सकती है, बट यहाँ पे वो जॉब वर्क में इंक्लूडेड है। चलो अब देख सकते हो, तो ये हो गया हमारा 2 सबसेक्शन 68। अब क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर कैन यूज गुड्स इनपुट फॉर सप्लाई, इनपुट और गुड्स। जो जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर क्या कर सकता है, कैन यूज द गुड्स, कैन यूज द इनपुट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मैम सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्कर तो सर्विस ही दे रहा है ना, जॉब वर्कर क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने गुड्स भेजे और बोला कि ये फैब्रिक है, इस पे कलर करके दे दो, तो जॉब वर्क अपना कलर यूज कर रहा है, उस फैब्रिक को कलर करके दे रहा है, तो उसने सर्विस ही तो प्रोवाइड की। मेन क्या है, मेन कलर खरीदने के लिए नहीं आया था कोई, उस फैब्रिक पे कलर करवाने के लिए आए थे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जॉब वर्कर के एंगल से ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये जॉब वर्कर के एंगल से क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जॉब वर्कर कोई भी गुड्स इनपुट सर्विस यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू सप्लाई दिस सर्विस। और ये गुड्स कौन से होंगे, इट वुड बी गुड्स अदर देन दैट आर सप्लाइड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के सप्लाई किए हुए गुड्स के अलावा भी जॉब वर्कर गुड्स यूज कर सकता है, इसके अलावा भी जॉब वर्कर क्या कर सकता है, गुड्स यूज कर सकता है। फिर आते हैं आगे। अब जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर हम बोल रहे हैं क्या करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। हम क्या बोल रहे हैं, जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर क्या करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, राइट। अब ये जॉब वर्कर है, इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, यस, ये क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। अब क्या बोल रहे हैं, देखो जॉब वर्कर क्या है, जॉब वर्कर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, ये तो हम समझ गए। क्या उसे जीएसटी पे करना है, तो हम बोलते हैं कि इफ लाइबल टू रजिस्टर, इफ दिस जॉब वर्कर इज लाइबल टू रजिस्टर, अगर ये जॉब वर्कर को रजिस्टर होना है, लाइबल टू रजिस्टर है, तब वो क्या करेगा, इशू करेगा इनवॉइस अंडर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 31। तब वो इशू करेगा इनवॉइस सेक्शन 31 एंड सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, प्लस उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। मतलब ये कि वो सर्विस चार्ज करेगा, गुड्स या फिर सर्विस जो है उसकी वैल्यू लिखेगा, यूज टू सप्लाई द जॉब वर्क सर्विस इफ रिकवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सीधी बात यह है कि अगर लाइबल टू रजिस्टर है तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, क्योंकि सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस का है। सप्लाई की सर्विस हमारे जॉब वर्कर ने, भाई सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जीएसटी लगेगा, तो हम बोलते हैं इफ ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड देन ओनली ही विल इशू एन इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। गुड्स वगैरह जो उसने लगाए, जो सर्विसेज लगाई, वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू वगैरह सब जोड़ेगा। ठीक है, सारी वैल्यू जोड़ने के बाद वो बता देगा कि कितना टैक्स लगना चाहिए। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू, वैल्यू उसमें गुड्स की भी होगी, सर्विस की होगी। यूज टू सप्लाई द जॉब वर्क, यूज टू सप्लाई व्हाट, जॉब वर्क। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, टैक्स से रिलेटेड पॉइंट। अब बोलते हैं मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। क्या होगा कि ये जो मोल्ड डाइज वगैरह है, जिग्स हैं, फिक्चर्स हैं, टूल्स हैं, ये प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को प्रोवाइड किए। क्या ये भी, क्या ये भी इंक्लूड होंगे किसमें, जॉब वर्क की वैल्यू में। मोल्ड डाइज, फिक्सचर, जिग्स, टूल्स प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। क्या इन मोल्ड डाइज की वैल्यू इंक्लूड होगी, तो बोलते हैं इफ अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। अगर इन जिग्स वगैरह का, ये जो मोल्ड्स वगैरह का जो अमाउंट है आपने रिकवर किया है रेसिपिएंट से इंस्टेड ऑफ सप्लायर। रेसिपिएंट कौन, जो सर्विसेज ले रहा है, जो क्या कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इफ रिकवर्ड, देख रहे हैं यहाँ इफ रिकवर्ड लिखा है। अब जॉब वर्कर अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, गुड्स उसमें क्या करता है, लगाता है। इन गुड्स का जो प्राइस है, वैल्यू है, वो किससे, प्रिंसिपल से रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि अगर अमाउंट रिसिपिएंट से आपने रिकवर किया है, सप्लायर से नहीं, रिसिपिएंट से रिकवर किया है, तो वुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यू।
इफ़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, अगर प्राइजेस जो है प्राइजेस में चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं तो आप अपने सप्लाई की वैल्यू में उसे इंक्लूड करोगे। प्राइस जो चार्ज किया उसने कि भाई मैं ये गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये गुड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, तो आप मुझसे सर्विस चार्ज मांग रहे हो 15,000 रुपये, पर ये मेरे गुड्स तो 3,000 के, 3,000 के मेरे गुड्स का मैंने प्राइसेस हटा दिया, तो ये तो सप्लायर ने पे किया। पर अब आप क्या कर रहे हो, नहीं रेसिपिएंट से चार्ज कर रहे हो, तो अगर रेसिपिएंट से आपने चार्ज किया तो बट ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू जुड़ेगी, उसकी क्या होगी, वैल्यू ऐड होगी ही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर आता है हमारा जॉब वर्कर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि चलो लाइबल टू रजिस्टर है, तो ये सारी कहानी हो गई। भैया वो लाइबल टू रजिस्टर है ही नहीं, वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68 जॉब वर्कर, ट्रीटमेंट हो प्रोसेस हो रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पे, दैट इज जॉब वर्क। इसमें और क्या आता है, इसमें आता है आउटसोर्सिंग सर्विसेज, चाहे रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर और नॉट। यहाँ पे जो जॉब वर्कर है सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है और इन दैट इट कैन सप्लाई द गुड्स। गुड्स की वैल्यू अगर सप्लायर से उसने रिकवर की है तो उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। वो टैक्स पे करेगा अगर वो लाइबल्ड है टू रजिस्टर, ठीक है। तो वो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। गुड्स की वैल्यू अलग दी, सप्लाई की वैल्यू सर्विस की वैल्यू अलग दी, तो गुड्स पे गुड्स के हिसाब से टैक्स लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के हिसाब से, और वैल्यू ऑफ सर्विस पे फिर अलग लगेगा। और एक साथ दिए तो पूरा टैक्स लग जाएगा, पर रिकवर होना चाहिए ये किससे, रेसिपिएंट से इसका पैसा रिकवर हो तब। फिर बोलते हैं कि मोल्ड्स वगैरह जिक्स वगैरह जो सब प्रिंसिपल ने प्रोवाइड किए हैं जॉब वर्कर को, उस पर क्या होगा, वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा अगर रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है मोल्ड्स वगैरह उससे आपने चार्ज किया है। इफ द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम रिसिपिएंट, रिसिपिएंट से अमाउंट रिकवर कर रहे हो, जो सप्लायर है सप्लायर की जगह रिसिपिएंट से अमाउंट अगर आप रिकवर कर रहे हो तो यस ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अगर हमारा जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो क्या करें, वो टैक्स नहीं पे करेगा, नहीं, फिर आरसीएम लगेगा। फिर क्या लगेगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब इतनी बात कर ही ली, रजिस्टर है नहीं है, तो देख लेते हैं कि हमारे जॉब वर्कर को रजिस्टर होना होता है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बोलता है प्रिंसिपल प्लस जॉब वर्कर लोकेटेड इन सेम स्टेट। भाई प्रिंसिपल जॉब वर्कर एक ही स्टेट में है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर सेम स्टेट में है, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है 20 लाख या 10 लाख एज द केस में बी, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 10 लाख या जो हमारा चल रहा है 40 लाख वो क्रॉस होता है, मैं सही बोल रही हूँ क्या, 40 लाख यहाँ पे लिखना चाहिए क्या? मैम 40 लाख वैसे एप्लीकेबल तो है, पर एक चीज़, जॉब वर्कर इज सप्लाइंग सर्विस, जॉब वर्कर सर्विस दे रहा है, तो सर्विस के लिए 40 लाख नहीं है, 40 लाख वाला स्पेशली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ लिखा है इफ एग्रीगेट टर्नओवर 20 और 10 लाख क्रॉस करता है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 10 लाख क्रॉस करता है तो यहाँ पे सामने वाले को भैया रजिस्टर होना पड़ेगा। अब आते हैं प्रिंसिपल जॉब वर्कर डिफरेंट स्टेट में है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर डिफरेंट स्टेट में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जॉब वर्कर के लिए, लेकिन वो सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा, उसको एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा। और जॉब वर्कर का जब सप्लाई और सर्विस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी क्रॉस करेगा तभी उसको रजिस्टर होना है। इसका मतलब जॉब वर्कर चाहे सेम स्टेट में हो या दूसरे स्टेट में हो, 20 लाख के बाद या 10 लाख के बाद ही रजिस्टर करना है उसे, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे, सेक्शन नंबर 19, ये क्या है, सेक्शन नंबर 19 दैट रिलेट्स टू आईटीसी, आईटीसी टू प्रिंसिपल, आईटीसी टू प्रिंसिपल क्या है ये, कुछ याद तो आ नहीं रहा, देख लेते हैं। क्या प्रिंसिपल को जो गुड्स उसने सप्लाई किए, गुड्स सप्लाई किए जॉब वर्क के लिए, जॉब वर्क के लिए जो गुड्स सप्लाई हुए, या फिर कैपिटल गुड्स वॉट एवर ही हैज सप्लाइड फॉर द जॉब वर्क, इज ही लाइबल टू गेट आईटीसी ऑन सच इनपुट और कैपिटल गुड्स। तो बोलते हैं आईटीसी ऑन इनपुट और आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एप्लीकेबल।
आपको मिल जाएगा आईटीसी, प्रिंसिपल को आईटीसी मिल जाएगा, बट देयर इज अ कंडीशन, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? दिस इनपुट और कैपिटल गुड्स, दिस इनपुट और कैपिटल गुड्स रिटर्न और गेट सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्कर। रिटर्न हो जाना चाहिए, सप्लाई बैक हो जाना चाहिए जॉब वर्कर के प्लेस से। अगर इनपुट है तो विद इन 1 ईयर, और अगर कैपिटल गुड्स है तो विद इन 3 ईयर्स। एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर सफिशिएंट रीजन है तो। क्या बोला मैंने? आईटीसी प्रिंसिपल को एप्लीकेबल है, आईटीसी प्रिंसिपल को एप्लीकेबल है इनपुट पे भी, कैपिटल गुड्स पे भी। इनपुट पे तब एप्लीकेबल होगा अगर विद इन 1 ईयर वो रिटर्न कर देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं रिटर्न हुआ विद इन 1 ईयर और एक्सटेंशन नहीं मिला क्योंकि सफिशिएंट कॉज नहीं है, तो रिवर्सल करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर्स का टाइम दिया, और अगर नहीं आते तो फिर से आपको पे करना पड़ेगा, वही कि पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है। अब अगर नहीं रिटर्न होते तो मान लिया जाएगा भैया कि आपने क्या किया था, मान लिया जाएगा आपने सप्लाई किया था। नहीं रिटर्न कर रहे हो ना, इनपुट वापस नहीं आया, कैपिटल गुड्स वापस नहीं आए 3 ईयर में, तो इट वुड बी डीम्ड, इट वुड बी ट्रीटेड, क्या ट्रीटेड, कि सप्लाई है। अब जैसे ही सप्लाई है तो जीएसटीआर 1 सेक्शन नंबर 37, कल ही रिटर्न चैप्टर देखा है, तो सेक्शन नंबर 37 जीएसटीआर 1 यहाँ पे आपको लिख के देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सप्लाई की है। प्रिंसिपल विल बी लाइबल टू पे टैक्स विद टैक्स एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल भैया लाइबल टू पे किस चीज़ के लिए? टैक्स एंड इंटरेस्ट दोनों पे करेंगे। टैक्स एंड इंटरेस्ट क्या है? दोनों पे करेंगे। चलो यहाँ तो ये मान लिया कि क्या है, यहाँ पे ये मान लिया कि भैया सही है कि सप्लाई हो गया। अब एक और चीज़ हो सकती है, एक्चुअल में सेंड डायरेक्टली। क्या है ये मैम सेंड डायरेक्टली? नहीं समझ में आया। मैं बोल रही हूँ कि अगर रिटर्न नहीं होते इनपुट्स या कैपिटल गुड्स तो उसे क्या मान लिया जाता है? सप्लाई मान लिया जाता है। एम आई राइट? यस मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैं बोल रही हूँ सप्लाई मान लेते हैं तो प्रिंसिपल को क्या पे करना होगा? टैक्स एंड इंटरेस्ट पे करना होगा। मैम ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इंटरेस्ट आप कब से एप्लीकेबल करोगे? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब से होगा? टाइम शेड्यूल। ओके, तो अगर आपने ये जो इनपुट या कैपिटल गुड्स हैं जॉब वर्कर के प्रिंसिपल के प्रेमाइस से भेजे थे, ये जो गुड्स हैं, ये जो इनपुट है, इफ दे वर सेंट फ्रॉम द प्रेमाइस ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे सप्लाई कब माना जाएगा? डेट ऑफ सेंडिंग फॉर जॉब वर्क। जिस दिन यहाँ से गए थे, डेट ऑफ सेंडिंग फॉर जॉब वर्क, ये डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ से जिस दिन जॉब वर्कर के यहाँ पे गए थे, डेट ऑफ सेंडिंग वहाँ से। और अगर डायरेक्टली भेज दिया मैम, तो कई बार होता है कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले को बोला देख मेरे को भेजेगा, इससे तो सीधे जॉब वर्कर के प्लेस पे भेज दे, क्योंकि वहाँ से पहले जॉब वर्क होगा फिर ही मेरा काम चालू होता है। तो डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रेमाइस पे भेज दिया, तो जिस दिन रिसीप्ट हुआ, किसने रिसीव किया? जॉब वर्कर ने। डेट ऑफ रिसीव बाय जॉब वर्कर, जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया वहां से इंटरेस्ट चालू होता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट। वहां से क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज होता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये है हमारा जॉब वर्कर का फर्स्ट चार्ट। अच्छे से लर्न हुआ होगा। सबसे पहले 2 सबसेक्शन 68 जॉब वर्कर के बारे में बताता है। रजिस्ट्रेशन जॉब वर्कर को चाहे वो विद इन स्टेट हो बाहर हो 20 लाख 10 लाख की लिमिट के बाद ही क्रॉस करना है, लेकिन हाँ इंटर स्टेट में कंडीशन ये आ जाती है कि उसे एग्जाम्पशन मिल रहा है। अदरवाइज एक लॉजिक याद रखने के लिए 2020 क्या टैक्स पे करेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है तो बिल्कुल टैक्स पे करेगा अगर लाइबल टू रजिस्टर है, और अगर लाइबल टू रजिस्टर नहीं है तो टैक्स पे आरसीएम बेसिस पे होगा। टैक्स पे कर रहा है, लाइबल है, तो वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा 31 के अकॉर्डिंग, 13 सेक्शन फॉलो करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड वगैरह जो जो चीज़ें हैं वो सब फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो टैक्स वगैरह सब लगाएगा करेगा, और यहाँ पे अगर मोल्ड्स वगैरह उसको मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसकी रिकवरी रेसिपिएंट से हुई है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। रेसिपिएंट से रिकवरी करी है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, और रेसिपिएंट से रिकवरी नहीं की है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, मोल्ड्स वगैरह। और जॉब वर्कर जो गुड्स देता है तो अगर उसने सप्लाई से उसका पैसा लिया है तो बट ऑब्वियस वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, और सप्लाई से पैसा नहीं लिया है तो वो क्या करेगा? इग्नोर कर सकता है। और देखा जाए तो कोई इग्नोर नहीं करता, लॉजिकली देखो, गुड्स दे रहा है इग्नोर नहीं करेगा, वो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज में उसको लगा लेता है। ठीक है। नाउ सेकंड,
फिर हाँ, इनपुट इनपुट की बात हुई थी, तो क्या इनपुट अलाउड है? यस, इनपुट अलाउड है। अगर सॉरी, आईटीसी अलाउड है अगर विद इन 1 ईयर रिटर्न हो जाता है इनपुट, और कैपिटल गुड्स है तो विद इन 3 ईयर्स नहीं रिटर्न हुआ, मैम सप्लाई मान लेंगे। सप्लाई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल होगा? अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रीमाइस पे भेजा तो डेट ऑफ रिसिप्ट होगा, और अगर प्रिंसिपल की प्रीमाइस से भेजा है, डायरेक्टली जॉब वर्कर को मिला है तो डेट ऑफ रिसिप्ट होगा, और प्रिंसिपल की प्रीमाइस से भेजा है तो डेट ऑफ सेंडिंग से टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब आते हैं हम सेक्शन 143, दैट इज जॉब वर्क की प्रोसीजर। सेक्शन 143 किसकी प्रोसीजर? जॉब वर्क की प्रोसीजर किसको अप्लाई होगी? ओनली ओनली ऑन रजिस्टर्ड पर्सन। ये अप्लाई होगी, जॉब वर्क प्रोसीजर पूरी रजिस्टर्ड पर्सन को ही अप्लाई होगी, एंड दिस इज ऑप्शनल। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई होगी, ऑप्शनल है। क्या है पहले हम देख लें, समझ लें। अब क्या है यहाँ पे? कैपिटल गुड्स है, इनपुट है। यहाँ पे क्या है? इनपुट कैपिटल गुड्स। यहाँ क्या है? इनपुट है, कैपिटल गुड्स है। दिस आर नॉट मोल्ड, जिग्स, डाइस, फिक्सचर। ठीक है, दिस गुड्स, ये गुड्स क्या है, किसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं? ये गुड्स जो है, ये गुड्स किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये गुड्स दे रहे हैं जॉब वर्कर को। दिस गुड्स आर बीइंग सेंट टू व्हाट? दिस गुड्स आर बीइंग सेंट टू जॉब वर्कर। कंडीशन ये रहती है कि विद इन 1 ईयर और विद इन 3 ईयर्स इन्हें रिटर्न करना होता है। इफ इट इज इनपुट विद इन 1 ईयर रिटर्न करो, इफ इट इज कैपिटल गुड्स विद इन 3 ईयर्स रिटर्न करो। इनपुट के लिए मैक्सिमम एक्सटेंशन 1 ईयर का एप्लीकेबल हो जाता है, मिल जाता है, एंड कैपिटल गुड्स के लिए 2 ईयर्स का, मतलब 5 ईयर्स तक कैपिटल गुड्स कैन स्टे एट अदर्स प्लेस। ठीक है, और ये कौन देगा एक्सटेंशन? दिस विल बी गिवन बाय द कमिश्नर इफ सफिशिएंट कॉज। दिस विल बी गिवन बाय कमिश्नर इफ सफिशिएंट कॉज। हमने फिर वही बोला कि अगर रिटर्न नहीं किए जाते हैं तो इफ फेल्स टू रिटर्न बैक, या फिर आगे कहीं सप्लाई भी नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, सप्लाई नहीं किया, तो दिस विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई। और सप्लाई मान के क्या होगा? सप्लाई मान के यहाँ पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल कर देंगे। सप्लाई मानेंगे और सप्लाई मान के इंटरेस्ट एप्लीकेबल कर देंगे। किस तरह से? डेट ऑफ सप्लाई क्या है? व्हेन गुड्स वेर इनिशियली सेंट टू जॉब वर्क, और अगर डायरेक्टली गए हैं तो फिर वो डेट से। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल इशू करेगा इनवॉइस। प्रिंसिपल को अब यहाँ पे क्या करना होगा? जब ऐसे डीम्ड सप्लाई मान लिया है तो प्रिंसिपल क्या इनवॉइस क्या करेगा? इशू करेगा, डिक्लेयर करेगा सप्लाई इन द पर्टिकुलर मंथ GSTR 1 में। प्रिंसिपल को टैक्स इंटरेस्ट पे करना होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ये प्रोसीजर हम देख चुके हैं। अब क्या हो गया? इफ सप्लाइड बाय जॉब वर्क आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम, जॉब वर्कर ने भेज दिया भैया 3 साल, या फिर जो 5 साल है, 1 साल या 3 साल जो है, जॉब वर्कर ने आपको आपके इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स एज द केस में भी रिटर्न कर दिया। विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बाय जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई बाय जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल। मैम ये कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए गड़बड़ लग रही है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? इफ सप्लाइड बाय जॉब वर्कर आफ्टर प्रिस्क्राइब टाइम। एक जगह तो हुआ कि भैया उसने नहीं दिया, सेंड ही नहीं किया, तो हम प्रिंसिपल के तरफ से सप्लाई मान लिया। पर अब क्या हो रहा है? 5 साल बाद या फिर 3 साल बाद ही इज सप्लाइंग दैट गुड्स बैक टू यू, आइदर इनपुट आइदर कैपिटल गुड्स। तो अब माना जाएगा सप्लाई किसने किया है? जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को। जीएसटी अप्लाई होगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड और लाइबल टू रजिस्टर्ड। जीएसटी अप्लाई होगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल टू रजिस्टर्ड है, और नहीं है जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट प्रोसीजर जब हमने सेंड किया, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? When goods are sent, either input, capital goods वगैरह सेंड किए किसको? जॉब वर्कर को, विदाउट टैक्स पेमेंट, नॉन रिवर्सल ऑफ आईटीसी। कोई टैक्स पे नहीं करना अभी। ठीक है, जॉब वर्कर को जब आप सप्लाई कर रहे हैं तो अभी कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप अभी आईटीसी ले सकते हैं। और इनफैक्ट ये गुड्स या कैपिटल गुड्स डायरेक्टली भी सेंड किए जा सकते हैं जॉब वर्कर की प्लेस पे विदाउट ब्रिंगिंग टू प्रिंसिपल प्लेस। ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अब जब ये गुड्स
सेंड किए जा रहे हैं, जब ये गुड्स जॉब वर्कर को सेंड किए जा रहे हैं, तो उससे पहले की एक कहानी सुनो मुझसे। जब ये गुड्स आप जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हो तो बिफोर सेंडिंग, यहाँ क्या लिखा है, बिफोर सेंडिंग टू जॉब वर्कर को सेंड करने से पहले क्या होगा, प्रिंसिपल विल इंटीमेट टू प्रॉपर ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को डिटेल्स ऑफ इनपुट, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग टू बी कैरिड आउट, डिटेल ऑफ ऑल अदर जॉब वर्कर इफ एनी, ये सब देना होगा। इनपुट कैपिटल गुड्स सेंड अंडर कवर ऑफ चालान, ये सारी चीज़ें चालान बना के ही भेजी जाएंगी, सेंड डायरेक्टली और फ्रॉम प्रेमाइसेस। और प्रिंसिपल को इन चीज़ों का क्या रखना होगा, अकाउंट रखना होगा। सिंपल सी चीज़ है, बहुत लॉजिकली फ्लो में आपको समझ में आ रहा होगा। जब जॉब वर्कर की प्लेस पे, प्रिंसिपल की प्लेस से जॉब वर्कर की प्लेस पे गुड्स जा रहे हैं तो डिटेल चाहिए भैया, डिटेल चाहिए, डिटेल। और ये प्रॉपर ऑफिसर को उसको इंटीमेट करना होगा, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट भी आएगा अभी। प्रॉपर ऑफिसर को उसे इंटीमेट करना होगा, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, डिटेल ऑफ इनपुट, कौन सी प्रोसेसिंग है, जॉब वर्क कौन कौन है, सारी डिटेल उनमें दो। और इनपुट कैपिटल गुड्स चालान अंडर द कवर ऑफ चालान ही सेंड किए जाने चाहिए डायरेक्टली और फ्रॉम द प्रीमाइस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को इन सब चीज़ों का क्या रखना होगा, अकाउंट रखना होगा। प्रिंसिपल हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर आता है कि चलो हमने जॉब वर्कर की प्लेस पे भेज दिया। कई बार ऐसा होगा जॉब वर्कर की प्लेस से एक जॉब वर्क होके दूसरे जॉब वर्कर के पास गई चीज़। जॉब वर्कर ज़रूरी थोड़ा ना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भी हो सकता है। तो इफ द दिस जॉब वर्कर सेंड्स द गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर, एक जॉब वर्कर की प्लेस से दूसरे जॉब वर्कर की प्लेस पे जब गुड्स जाते हैं, या फिर सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रेमाइस, ये डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रेमाइस से सप्लाई हो जाता है, आइदर टू अनदर जॉब वर्कर और सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेमाइस। जॉब वर्कर की प्रेमाइस से डायरेक्टली क्या हो गया, सप्लाई हो गया। तो ऑन पे ऑफ टैक्स, विदाउट पे ऑफ टैक्स। अब दोनों चीज़ हो सकती है, या तो ये जॉब वर्कर एक्सपोर्ट कर सकता है तो एक्सपोर्ट कर सकता है तो विदाउट पे ऑफ टैक्स होगा, नहीं तो विथ पे ऑफ टैक्स होगा। कुड अवेल दिस फैसिलिटी इफ, ये इस फैसिलिटी तभी हो सकती है अगर ये जो जॉब वर्कर का प्रमाइस है ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया गया था जब रजिस्ट्रेशन किया था, इट वाज डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल ने बताया कि हाँ ये मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस है, तभी वहाँ से डायरेक्टली वो सप्लाई कर सकता है, चाहे फिर वो एक्सपोर्ट करे या फिर वो एक्सपोर्ट ना करे, विद पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई कर दे। अब एक्सेप्शन है इसमें दो क्या है, एक्सेप्शन है। जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25, जॉब वर्कर ने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अप्लाई करते हुए रजिस्टर कर लिया है, अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर प्रिंसिपल सप्लाई, ये नोटिफाइड गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो नोटिफाइड गुड्स के लिए भी यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका जो मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ गुड्स वुड बी सप्लाई बाय प्रिंसिपल नॉट जॉब वर्कर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर भैया जॉब वर्कर की प्लेस से आपको सप्लाई करना है तो बताओ कि वो एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस है। सिर्फ तब मत बताओ जब जॉब वर्कर खुद क्या है, रजिस्टर्ड है, क्योंकि वहाँ से टैक्स मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ नोटिफाइड गुड्स हैं, सिर्फ तब मत बताओ। तो यहाँ पे इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी यहाँ पे चाहे जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, कहीं से भी जब सप्लाई हो रहा है तो ये सप्लाई प्रिंसिपल का माना जाएगा, जॉब वर्कर का नहीं। ये सप्लाई प्रिंसिपल का होगा, जॉब वर्कर का नहीं। और टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एलयूटी बॉन्ड, ये सब किसके नाम पे आएंगे, प्रिंसिपल के नाम पे। ये सब किसके नाम पे आएंगे, प्रिंसिपल के नाम पे आएंगे। और देखो रजिस्टर्ड अगर है तो एनी हाउ क्या होगा, रजिस्टर्ड है तो वैसे भी जॉब वर्कर भी टैक्स पे करेगा। तो गवर्नमेंट क्या सोच के चल रही है, जहाँ पे लूप होल हो टैक्स में, टैक्स के लिए, कलेक्शन के लिए जहाँ लूप होल हो वहाँ सारी चीज़ें कवर कर रही है। एक्सेप्शन में दे दिया, जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वैसे भी वहाँ से वो सप्लाई करेगा तो टैक्स आएगा ही। और वो किसके नाम पे सप्लाई करेगा, वो सप्लाई करेगा ऑब्वियसली प्रिंसिपल के नाम पे। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले एक ये और कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं, हम रिवाइज करते हैं, मतलब एक सेकेंड। अब गुड्स आर सेंड अंडर द कवर ऑफ चालान।
हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स हमेशा अंडर द कवर ऑफ चालान जाने चाहिए। तो अब ये चालान इशू कौन करेगा, तो जॉब वर्कर इशू करेगा या फिर प्रिंसिपल इशू करेगा। तो देखो अंडर द कवर ऑफ चालान जाने चाहिए, बिल्कुल सही। जॉब वर्कर और प्रिंसिपल, जॉब वर्कर इशू कर सकता है, यस प्रिंसिपल इशू कर सकता है। अगर प्रिंसिपल कर रहा है देन दिस इज एंडोर्स बाय जॉब वर्कर ऑन सेंडिंग द गुड्स टू अदर जॉब वर्कर। प्रिंसिपल ने चालान इशू कर दिया है कि ये गुड्स जा रहे हैं। अब ये जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है। तो अब ये जो चालान प्रिंसिपल ने दिया था इसे एंडोर्स करना होगा। इसे क्या करना होगा, दिस वुड बी एंडोर्स टू अनदर जॉब वर्कर। ठीक है, या तो खुद जॉब वर्कर इशू करे, जब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रहे हैं, तो या तो खुद जॉब वर्कर एक चालान बना दे। नहीं बना रहा, प्रिंसिपल का ही चालान है, तो प्रिंसिपल का चालान वो एंडोर्स कर सकता है। प्रिंसिपल का चालान वो क्या कर सकता है, और एंडोर्स कर सकता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बोलिए, जब गुड्स डायरेक्टली सप्लायर सेंड करता है जॉब वर्कर को, तो सप्लायर इशू इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। गुड्स सेंड डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू जॉब वर्कर। जब गुड्स आते ही हैं, गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्क के लिए चले गए, तो अब जॉब वर्कर के नाम पे इशू होगा क्या इनवॉइस? नहीं। जब प्रिंसिपल ने गुड्स खरीदे, किसी सप्लायर से खरीदे, सप्लायर बेच तो प्रिंसिपल को रहा है गुड्स, बट वो पहुंचा कहाँ रहा है, जॉब वर्कर की प्लेस पे। ये तो बिल टू शिप टू हो गया ना, बिल टू शिप टू। तो यहाँ पे क्या है, देखो सप्लाई एक तरह से सप्लाई है ये, लेकिन ये सप्लाई तब माना जाता है प्रिंसिपल से जॉब वर्कर का जब 1 साल या 3 साल निकल जाते हैं। तो यहाँ एक तरह से बता रही हूँ कि इसने इसको ऑर्डर दे दिया कि भाई डायरेक्टली यहाँ पहुँचा दे, माना जाएगा इसी को ही मिल गए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सप्लायर जो है, सप्लायर तो इनवॉइस इशू करेगा किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे, प्लस जॉब वर्कर प्लेस एज कंसाइनी। जॉब वर्कर की प्लेस एज इन कंसाइनी मानी जाएगी कि वो कंसाइनी है। प्रिंसिपल इशू करेगा चालान एंड सेंड टू जॉब वर्कर, और ऐसे केस में प्रिंसिपल एक चालान इशू करके जॉब वर्कर को डायरेक्टली सेंड कर देगा। और अगर इम्पोर्टेड गुड्स डायरेक्टली सेंड हुए तो कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री पे प्रिंसिपल का ही नाम होगा, और प्रिंसिपल फिर से चालान इशू करेगा डायरेक्टली। बहुत लॉजिकल फ्लो है, बहुत लॉजिकल फ्लो है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, जस्ट यू हैव टू व्हाट, अंडरस्टैंड इट। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि भैया गुड्स वगैरह जब हम डायरेक्टली भेज रहे हैं, भेज देते हैं, कोई टैक्स पे नहीं होगा, कोई आईटीसी का रिवर्सल नहीं होगा। इनपुट है, कैपिटल गुड्स है 1 साल प्लस एक्सटेंशन 1 ईयर फॉर इनपुट, 3 इयर्स फॉर कैपिटल गुड्स, एक्सटेंशन 2 इयर्स है। अब इसमें वापस कर देना, वापस कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंशन कमिश्नर देगा। ठीक है, वापस नहीं किया तो हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। सप्लाई मानेंगे तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट पे करना है टैक्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब जो जॉब वर्कर है आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम अगर रिटर्न करता है तो उसकी तरफ से सप्लाई माना जाएगा, वो टैक्स पे करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन है। जॉब वर्कर की प्लेस से दूसरे जॉब वर्कर को भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर जॉब वर्कर की प्लेस से दूसरे जॉब वर्कर को जाता है तो या तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना होगा, चालान इशू करना होगा, खुद जॉब वर्कर चालान इशू करेगा, या तो क्या करेगा, प्रिंसिपल इशू करेगा, और वो प्रिंसिपल का इशू करा हुआ चालान वो एंडोर्स कर देगा। तो ये देखो यहाँ पे जो पूरा, अगर दूसरे जॉब वर्कर को गया तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, सप्लाई कर देगा तो ये प्रोसेस पूरी क्या होगी, ये सब दिया है। फिर बिफोर इशू, और मतलब जैसे ही जाने से पहले, बिफोर सेंडिंग यहाँ प्रोसेस क्या होगी, तो ये यहाँ पे लिखा है। सो इट्स जस्ट लॉजिकल माइंड मैप, इट इज़ अ लॉजिकल माइंड मैप दैट यू हैव टू फिट इन। और ये पूरी प्रोसेस रजिस्टर्ड पर्सन को ही एप्लीकेबल है, ये पूरी प्रोसेस रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल है, जॉब वर्कर को नहीं। जॉब वर्कर को नहीं, जॉब वर्कर तो रजिस्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर और क्या दिया है ये, प्रोसीजर फॉर सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर, रूल नंबर 45 दिया है, रूल नंबर 45, दैट इज प्रोसीजर फॉर सेंडिंग द गुड्स टू जॉब वर्कर। गुड्स आर सेंड बाय प्रिंसिपल टू ओनली वन जॉब वर्कर। ठीक है, एक जॉब वर्कर को सेंड किए, इनपुट हो सकता है कैपिटल गुड्स हो सकता है, अंडर द कवर ऑफ चालान इशूड बाय प्रिंसिपल, और उसमें डिटेल क्या होगी, किस दिन जा रहा है, डिलीवरी चालान का नंबर, नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, कंसाइनर कंसाइनी का, एचएसएन कोड,
गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, उसका रेट, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इन ट्रिप्लिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? ट्रिप्लिकेट होना चाहिए। चालान क्या होना चाहिए? ट्रिपल इशू होना चाहिए। अब दो कॉपी कहाँ जाएगी? जॉब वर्कर को विद गुड्स। जॉब वर्कर एक कॉपी सेंड कर देगा किसको? वापस से प्रिंसिपल को रिटर्न कर देगा। 3 कॉपी बनेगी, एक कॉपी तो खुद अभी प्रिंसिपल रखेगा, फिर एक कॉपी क्या हो जाएगी? 2 कॉपी जॉब वर्कर को जाएगी और जॉब वर्कर वो कॉपी क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। जैसे ही गुड्स मिलेंगे एक कॉपी किसको? प्रिंसिपल को रिटर्न कर देगा। फिर जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं प्रिंसिपल को बाय जॉब वर्कर, जब जॉब वर्कर वो गुड्स रिटर्न कर रहा है वापस प्रिंसिपल को, तो क्या होगा? जॉब वर्कर एक कॉपी सेंड करेगा ऑफ चालान रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल प्रीवियसली। वो जो एक कॉपी इसने अभी रख के रखी थी वो रिटर्न कर देगा कि ये लो, आपकी ये कॉपी वापस दे दी मैंने। ठीक है। अब हो सकता है एक साथ सामान नहीं आ रहा, पीसमेल में सामान जा रहा है, तो फ्रेश चालान जॉब वर्कर इशू करेगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक साथ सारा सामान वापस कर दे जॉब वर्कर, पीसमेल में भी हो सकता है। तो व्हेन इट इज पीसमेल तो फ्रेश चालान कौन इशू करेगा? जॉब वर्कर फ्रेश चालान इशू करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला है जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं प्रिंसिपल को बाय द जॉब वर्कर, तो वो जो चालान की कॉपी दो गई थी, जब गुड्स रिसीव हुए थे तब एक कॉपी क्या हो जाती है? जब गुड्स रिसीव हुए थे, जब जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुए थे तब उसको 2 कॉपी दी जाती है, और जब ये गुड्स रिटर्न किए जाते तो एक कॉपी रिटर्न कर देता है जॉब वर्कर किसको? प्रिंसिपल को। समझ पा रहे हो? एक 3 कॉपी बनी, एक कॉपी तो प्रिंसिपल ने रख ली, 2 कॉपी जॉब वर्कर को पहुंचाई। अब जब वो गुड्स रिटर्न होंगे, तो एक कॉपी वापस आ जाएगी किसके पास? हमारे प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल को सबमिट करना है, क्या सबमिट करना है? प्रिंसिपल टू सबमिट ऑल सच ट्रांजैक्शंस विद जॉब वर्क in GST ITC 04, GST ITC 04 during quarter by 25th डे ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। क्वार्टरली जितने भी ट्रांजैक्शन जॉब वर्कर के साथ हो रहे हैं वो सबमिट करना है 25th डे ऑफ दी क्वार्टर। ड्यूरिंग क्वार्टर, क्वार्टर के बाद 25th डे तक आपको सबमिट करना है GST ITC 04 में। GST ITC is like an intimation, it would be treated like an intimation। फिर बात आती है ई वे बिल की, तो ई वे बिल प्रिंसिपल भी जनरेट कर सकता है और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो भी। ई वे बिल प्रिंसिपल भी जनरेट कर सकता है और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। क्योंकि जब आप ई वे बिल मेरे साथ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जॉब वर्कर के केस में ई वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू जनरेट करना है जब इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो। जब क्या है? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो। और जॉब वर्क अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल को ई वे बिल जनरेट करना होगा। दिस कंप्लीट्स योर जॉब वर्क। लॉजिकल फ्लो था, लॉजिकल फ्लो में एक बार मैंने आपको जॉब वर्कर का पूरा समझा दिया है कि कौन सी चीज़ें क्या है। रूल नंबर 45 है इसमें रूल नंबर 2 सबसेक्शन 68 है। इसमें प्रोसीजर है, जब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास जाता है, जॉब वर्कर डायरेक्टली सेल्स करता है या फिर सेंडिंग से पहले कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होगी। अगर रिटर्न बैक नहीं होते तो आईटीसी का क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा विद टैक्स, यहाँ पे पेमेंट होगा। तो ये सारे लॉजिकल फ्लो थे किसके? हमारे जॉब वर्कर चैप्टर के। प्रिंसिपल को जीएसटी आईटीसी 04 में एक एक डिटेल क्वार्टरली बेसिस पे 25th तक देनी होगी। ये सब क्या है? ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ जॉब वर्क। अब क्या करो, शांति से एक बार आपने मुझसे अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, ये ऐसी सा फ्लो था। अब आपको क्या करना है? जस्ट शांति से बैठो, एक बार चार्ट को फिर से गो थ्रू करो। कहीं कोई स्कोप रहा हो तो मुश्किल से आपको 20-25 मिनट लगेंगे पूरा जॉब वर्क रिवाइज करने में। अब चाहो तो क्वेश्चन उठा लो, नहीं तो एक बार स्टडी मटेरियल से ये चैप्टर फिर से पढ़ना है जल्दी जल्दी, ताकि कहीं कोई स्कोप आपको लग रहा है कि ये और डिटेल में पढ़ना है तो वो पढ़ लो। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। सो आई डिड माई पार्ट, जॉब वर्क हो गया हमारा, और साथ साथ में आज हमने क्या किया? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेती हूँ, बट क्विकली चार्ट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू। एंड इफ़ यू वांट, एनीवन वांट दिस माइंड मैप, ये रहा नंबर, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, व्हाट्सअप पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सअप कर लो। और जस्ट अ रिक्वेस्ट, डोंट शेयर दिस चार्ट्स एनी हाउ,
let the others take from me, it takes lot of effort, I'm repeating this. And chart for mind map for dt idt इसका कस्टम all are available. जस्ट अच्छे से पढ़ो, इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो. एग्ज़ाम होगी नहीं होगी अभी बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं दे सकते, गलत है सही है, उससे अच्छा भी प्रिपेयर हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है. और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है पहुंचानी है, तो डायरेक्ट आईसीआई के ट्विटर हैंडल से पहुंचाते जाओ. इधर उधर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मत लिखो, खुद का टाइम किल कर रहे हो, किसी और का नहीं. सुनना है किसी फैकल्टी को, आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रही है, वीडियो सुना 2 की स्पीड में वो क्या बोलना चाह रहे, सुना और ख़त्म. सबके कमेंट स्क्रॉल करना, उसमें कमेंट करना मत करो, खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हो. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लूँगी. मोस्ट प्रोबेबली वो इनपुट एक्सपोर्ट प्रोसीजर होगा. एंड लेट्स सी दूसरा मैं कौन सा लेती हूँ. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो.